बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। जनाब, हम देख रहे थे बहुत सारे दावे, बहुत सारी क्या सराहियाँ, तोता फाल, कप्तान के पास खिलाड़ी पूरे हैं या नहीं पूरे, बहुत सारी सनसनी फैली रही। और जो नंबर गेम है उसके ऊपर इतनी क्या सराहियाँ हुई। और पिछले जो चंद दिन थे बहुत अफवाहें थीं। पीटीआई के अंदर क्या धड़ेबंदी है, कौन नाराज़ है, कौन राज़ी है, इशाइये थे, ज़ोहराने थे, कौन गैर हाज़िर है, कौन हाज़िर है। सारी चीज़ों को ब्रेक लग गया। पीटीआई ने एक बार फिर जो नंबर्स की गेम है पार्लियामान के अंदर, वो ना सिर्फ ये कि साबित कर दी। हमने देखा कि उनके इत्तेहादी एक बार फिर वो नाराज़ हुए, रूठने मनाने का ड्रामा दोबारा हमने देखा। कुछ लोगों ने कहा कॉल्स आई हैं, कुछ ने कहा धमकियाँ, कुछ ने कहा हम लाए गए, कुछ ने कहा बुलवाए गए। सारी कहानियाँ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि मिनी बजट पास करवा लिया, बल्कि एक बार फिर ये भी साबित हो गया कि उनको जो सपोर्ट हासिल है, उनकी जो नंबर गेम है, वो अपनी जगह पर कायम है। अब इन एपिसोड्स को देखते हुए और जो अफवाहें हैं, इस्लामाबाद में आजकल बहुत ज़्यादा गर्म एक माहौल बना हुआ है। और कोई कह रहा है जी कि माइनस इमरान फार्मूला के ऊपर गौर हो रहा है, और कोई कह रहा है कि पीटीआई के अंदर से एक नई लीडरशिप पैदा करने की कोशिश हो रही है। और पीटीआई के अंदर जो दरारें हैं, परवेज़ खटक साहब की जो तल्ख कलामी हुई इमरान खान साहब के साथ, उसने इन सारी अफवाहों पे काफ़ी हद तक एक तरह से मोहर साबित कर दी। अगरचे परवेज़ खटक साहब ने बाद में कहा जी कि मेरी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, मैंने अपने हक़ की बात की। और पार्टी के अंदर ज़ाहिर है लोग बातें करते हैं, और हम खुद ही कहते हैं कि जमातों के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए और इख्तिलाफ़ राय होना चाहिए। तो उसे एक इख्तिलाफ़ राय को या उनकी बात करने को पूरा फसाना बना दिया मीडिया ने, पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं। तो अब ये जो सारी सिचुएशन है, इसको देखते हुए अदम एतमाद के लिए पर तोलने वाली अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो कामयाबी के कितने इम्कानात उनको नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने सिग्नल दे दिया इन हाउस तब्दीली के लिए। शहबाज शरीफ साहब काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। पीपल्स पार्टी पहले ही कह रही थी कि हमें जमहूरी और आइनी रास्ते अपनाने चाहिए। नून लीग भी यही कह रही है कि हमने कभी भी गैर जमहूरी रास्तों की बात नहीं की। बहरहाल जी, अदम एतमाद के लिए माहौल कितना साजगार है, कुछ उसका जायज़ा लेंगे। इमरान खान साहब के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। मिनी बजट तो उन्होंने पास करवा लिया, लेकिन क्या ये पास करना कहीं हुकूमत को फेलियर की तरफ तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। अगरचे शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि ये तो अमीर लोगों पर हमने थोड़ा सा बोझ डाला है, गरीबों को कुछ नहीं कहा। जो आम अशिया हैं उनके ऊपर जो तजावीज़ थी टैक्स लगाने की, वो हमने वापस ले लिए। तो अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या होगा। शेख रशीद साहब कहते हैं जी कि चारों शरीफ सियासत से बिल्कुल आउट हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का कोई मुस्तकबिल नहीं है और कोई हाल भी नहीं है। तो होने क्या जा रहा है, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मालियाती ज़िमनी बिल पास हो गया। क्या वाकई हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आईएमएफ के पास रहन रखवा दिया है? क्या वो बॉसेस होंगे हमारे? क्या वो डिक्टेट करेंगे? और इसका हल भी है कोई? खान साहब ने कहा कि मजबूरी में जाना पड़ता है और आवाम पर बोझ डालना पड़ता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। चौधरी जाफर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करें। जुल्फ़िकार बदर साहब स्पोक्स पर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी के। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शाह साहब, पहले मैं आपकी तरफ ही अगर आऊँ तो एक तो ये इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि स्टेट बैंक को हमने आईएमएफ के हवाले कर दिया है, उसको उनको दे दिया है। ये कितना इसमें सच है इस तासुर में? आई थिंक ये इतना ही सच है जितना कि बाकी जो आपने पहले के आसराइयों को बयान किया है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ जो है वो स्पेकुलेशन है, लेकिन नैरेटिव्स होते हैं। वही नैरेटिव स्टेट बैंक का भी है। स्टेट बैंक एक पाकिस्तान का अदारा है, इसके तमाम जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत लगाएगी। इसकी जितनी भी टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो क्या काम इन्होंने करना है, इनकी परफॉर्मेंस वो पार्लियामेंट में आएगी। पार्लियामेंट उस पर बहस भी करेगी और इनके टारगेट्स भी सेट कर सकती है अगर वो चाहे। अगर वो डिसएग्री करती है स्टेट बैंक के टारगेट से तो वो उसको बता सकती है कि क्या चाहिए। हुकूमत के जो बाकी इदारे हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, जिस तरह से वो
इकॉनमी में अपना हिस्सा डालते हैं, उसी तरह स्टेट बैंक अपनी इकॉनमी में अपना हिस्सा डालेगा। और इनकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो काउंसिल भी है इनकी, स्टेट बैंक के गवर्नर उसके मेंबर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर उसका मेंबर है, कॉमर्स मिनिस्टर उसका मेंबर है, इंडस्ट्री मिनिस्टर उसका मेंबर है। और ये मिलके ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन और इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज जो हैं उसको बनाएंगे, लेकिन ताकि शाह साहब जो तासुर मिल रहा है वो ये है कि जितनी इंटरफेरेंस की इजाज़त है, जो भी हमने टर्म्स अभी साइन कर दी हैं या एग्री कर ली हैं, वो काफ़ी टफ हैं और लोगों को लग रहा है कि ये इतनी स्पेस तो दे रहा है कि वो डिक्टेट कर सकें आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को। इज दैट ट्रू? नहीं, ये देखें, एक बात ये है कि उनको टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि जी आपने इन्फ्लेशन का ये टारगेट है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का ये टारगेट है, आपकी जो बाकी जो आपकी स्टेबिलिटी है, करेंसी की वैल्यू है, उसके टारगेट्स हैं, वो स्टेट बैंक को दिए जा रहे हैं और उसके मुताबिक स्टेट बैंक एक्शन लेगा और काम करेगा। अगर वो नहीं काम कर सकेगा तो उसके मुताबिक उसकी उसी तरह ही खिंचाई होगी जिस तरह बाकियों की खिंचाई होती है। और पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है, किसी भी दिन किसी वक्त वो चाहे तो इनको फारग कर सकती है। अगर वो ये समझें कि जी वाकई ये हमारी बात नहीं सुन रहे और ये कोई गैर मुल्की अदारे के नीचे लग गए हैं, तो उसी वक्त आप उसको फारग कर सकते ठीक है, हैं। मैं जरा चौधरी जाफर साहब के पास आपका ये पॉइंट ले जाऊं, क्योंकि ज्यादा एतराज इसी बात के ऊपर है कि पार्लियामान जो जवाबदेही कर सकता था वो भी आपने पार्लियामान से ले ली, और अब जो है वो स्टेट बैंक और IMF अपनी चाल चलेंगे और पाकिस्तान का जो सुप्रीम इदारा है उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होगा। जाफर साहब, शाह साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या सराई है और फैक्ट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तंजीला, शाह साहब सीनियर हैं, माहिर मुआशियात हैं और पढ़ी लिखी बातें करते हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे और एक आम शहरी के तौर पे, जिसे मुआशियात का और इन टर्म एंड कंडीशंस का, और जो अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि उसमें वजीर खजाना का रोल है, उसमें वजीर इंडस्ट्रीज का रोल है। जिस मुल्क का वजीर आजम ये इख्तियार न रखता हो कि गवर्नर स्टेट बैंक कौन होगा, मैं दावा करता हूं कि इमरान खान साहब इस शख्स को गवर्नर लगाने से पहले कितना जानते थे, कितना मिले थे। उनके अपने अल्फाज हैं। और IMF के ही किसी फर्द का नाम लिया था, जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने कहा कि बंदा बहुत अच्छा है और हमने उन्हें गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया। फिर मीडिया गवाह है, तारीख गवाह है, उसके क्लिप्स मौजूद हैं कि वजीर आजम साहब ने शरह सूद बढ़ने पे, और जब स्टेट बैंक ने डॉलर का रेट जो है, एक्सचेंज रेट बढ़ाया, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने टीवी से देखा है, मुझे पता चला है। जिस मुल्क का वजीर आजम ये एतराफ करे कि स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है वो उसकी नजर से नहीं गुजरी, उसने नहीं बनाई, उसका अमल दखल नहीं है, और फिर आज मैं ये बात मान जाऊं एक भला मानस बन के, एक सादा शहरी बन के, नहीं जी सब कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है, कोई कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ तो फिर ये शोर होगा किस चीज का है, ये हंगामा किस चीज का है? IMF ने दो अफराद थे, एक वजीर खजाना हफीज शेख साहब थे, अल्लाह भला करे, डॉक्टर साहब उन्हें मुझसे बेहतर जानते हैं। उन्होंने अपना भला वक्त गुजारा और चले गए। ये रजा बाकर साहब भी कब जाएंगे, कितनी देर ठहरना है? क्या कोई पाकिस्तान का गरीब शहरी या मुझ जैसा बदकिस्मत सियासी वर्कर रजा बाकर साहब का एहतसाब कर सकेगा? हम उनको किसी कोर्ट कचहरी अदालत में ला सकेंगे, पूछ सकेंगे? उनके अपने बच्चे कहीं बाहर हैं, उनके अपने स्टेट्स कहीं बाहर हैं, उन्हें इस पाकिस्तान से कोई गरज नहीं है। ठीक है, मैं आपका जो पॉइंट है मैं ये शाह साहब से पूछूंगी। मैं जरा जुल्फिकार आपसे भी पॉइंट ले लूं इस खास तौर पे जो स्टेट बैंक का मामला है। आपकी जमात का भी मौकफ वही है जो नून लीग कह रही है कि आपने एक रियासती बहुत अहम इदारे को, जो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी कंट्रोल करता है, उसका कंट्रोल आपने IMF को दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो बात जाफर इकबाल साहब कह रहे थे ना, मैं इसी को बढ़ाता हूँ। ये तो बड़ी सीधी सी जनरल सी कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, और जब सॉवरन मुल्क के अंदर हम उस सॉवरन कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग्स नहीं कर सकते,
हमने बाहर से डिक्टेशन लेके यहाँ पे लोगों को पॉइंट करना है और यहाँ पे लोगों को उन लोगों को लेके आना है जो कि हमें जवाबदेह नहीं है, तो आप इस मुल्क को कैसी पब्लिक पॉलिसी यहाँ पे बना सकते हैं? जब पब्लिक पॉलिसी पूछे बगैर बनेगी तो फाइनेंशियल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में तो हमें बात करनी नहीं चाहिए। अब देखें कि इस मुल्क के अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, ही इज़ द मोस्ट इनकम्पिटेंट एंड इनकेपेबल पर्सन, और उनकी सारी काबीना भी वैसी है, और बीच में कुछ अच्छे लोग होंगे बट दे आटे में नमक के बराबर है, लेकिन उनकी जो इम्पैक्ट है वो नहीं आ रहा। और ये जो स्टेट बैंक वाला मामला है, ये तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत अवाम के ऊपर जुल्म जबर करने जा रहे हैं कि कोई भी हुकूमती रियासत का इदारा वो रियासत के अंदर रह के अवाम को और अवामी जो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जवाबदेह ना हो, तो ये तो बड़ी ज्यादती वाला मामला है। इस मुल्क में पहले भी बाहर से प्राइम मिनिस्टर इंपोर्ट होके आए हैं और इसी तरह और लोग भी आए। यहाँ पे बहुत सारे भी तो रहा है ना, हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हम पहली दफा तो नहीं जा रहे। देखिए, आईएमएफ के साथ बिल्कुल निगोशिएशन होती रही है, डायलॉग होता रहा है, हमने उनसे बेनिफिट लिया है, पर उस बेनिफिट का मतलब ये नहीं होता था कि वो हमें बिल्कुल ही डिक्टेट करते रहे और अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स को ला के यहाँ पे बिठा दें। आप जो करंटली अब स्टेट बैंक के गवर्नर आए हैं, आप देखें इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें कि उन्होंने जिस मुल्क से आए हैं वहां पे क्या किया था कि आपने लाके यहाँ पे हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, और आगे पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है जब से ये गवर्नमेंट आई है, जब से हो रहा है कि अवाम का तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं, कमर तोड़ के रख दी है महंगाई की वजह से। मैं जरा शाह साहब के पास आपके दोनों पॉइंट ले जाती हूँ। शाह साहब, जाफर साहब और ये दोनों बात, एक जो बुनियादी बात कर रहे हैं वो ये है कि हम बाहर के डिक्टेशन के ऊपर हमने बंदा अपॉइंट किया है, और उन्होंने जो डॉलर और रुपए की कदर के ऊपर एक मुतनाज़े बयान दिया था, शौकत तरीन साहब ने उसको डिसऑन कर दिया। फिर बीच में हफीज शेख साहब आए थे, उन्होंने एक दिन उनकी तारीफ हो रही थी, वो एक पॉलिसी अनाउंस करते हैं, अगले दिन वो फारिग हो जाते हैं। हमाद अजहर आते हैं, 2 हफ्ते के बाद वो फारिग हो जाते हैं। तो हुकूमत की जो उनकी एक कंटिन्यू ना कर पाने वाली एक पॉलिसी है, उनकी इनकंसिस्टेंट हमें नजर आते हैं। इमरान खान साहब बंदा अपॉइंट करते हुए ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है इस सारे मामले में, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है, ही इज द बॉस और वो बेहतर आदमी की तलाश जारी रहनी चाहिए जो पीटीआई कहती है? जी देखें, पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान कोई अकेला मुल्क नहीं है जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक जो है उसको बाकी हुकूमत के इदारों से प्रोटेक्ट किया जाता है कि उनका इन्फ्लुएंस उस पर ना हो। अमेरिका अब एक सॉवरन मुल्क है, लेकिन उसका फेडरल रिजर्व बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट अदारा है। बरतानिया एक सॉवरन मुल्क है, बट बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो सॉवरन अदारे में रहते हुए इंडिपेंडेंट है। इसी तरह बाकी जगहों पे इंडिपेंडेंस है। ये बिल्कुल गलत बात है कि ये कोई हम अजीब चीज कर रहे हैं जिसमें बाकी दुनिया नहीं ये करती। नहीं, लेकिन जो बंदा उसको हेड कर रहा है वो अगर उसके इंटरेस्ट के ऊपर किसी को शुकूक हूं, शुबहात हूं, फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जिसके खिलाफ थे खान साहब बहुत ज्यादा। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप ले आए तो वो उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर देखें, प्राइम मिनिस्टर ने ही इनको अपॉइंट किया है ना, और प्राइम मिनिस्टर ही इनको ऊपर इनकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। जहाँ पे वो गलत कारी होगी कि जो बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि खुदा न खास्ता वो एजेंट हैं किसी दूसरे मुल्क के, तो उसमें तो वो अरेस्ट भी हो सकते हैं अगर ये ऐसी बात साबित हो जाए। बात ये है कि वो जो बेस्ट कैपेबिलिटीज हैं उसके मुताबिक हैं या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले आप देख लें, EMLN के ज़माने में गवर्नर स्टेट बैंक किसको लगाया? एक ब्यूरोक्रेट को लगाया। ब्यूरोक्रेट जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी रिटायर हुआ था, जिसका काम अगर सारी जिंदगी उसने किया था वो ब्यूरोक्रेसी में रहा और उसके बाद फिस्कल पॉलिसी पे वो उसने काम किया, उसको आपने गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया जिसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी चलाना। और उसको तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब भी नहीं पता था कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं कि मुल्क की मईशत में अरबों डॉलर का कर्जे चढ़ गए, एक्सपोर्ट्स आपकी स्टैगनेंट हो गई,
और आपकी इकोनॉमी जो है उसको दोबारा IMF के पास जाना पड़ा, और वो तो सारी रिपोर्टें यहाँ है, वो देख लें आप। जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं डिफरेंट अखबार में, पाकिस्तान के 70 साल की हिस्ट्री जो है सबके सामने है। ठीक है अब जाफर हमारे साहब, जरा इस पे सियासत रिस्पॉन्ड कर दें। शाह साहब कह रहे हैं कि अगर कोई मसला है, कहीं गलत हो रहा है तो खान साहब ले सकते हैं एक्शन। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको लेके आए, टेबल पे रखें, कहीं एप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर लेके जाएं, चैलेंज करें। यही रोना तो तंजीला हम रो रहे हैं कि खान साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है, और वो उन्होंने किसी के कहने पे लगाया, और वो खुद से ना उन्होंने बंदा चुना, ना उनकी अपना जाती ये फैसला है। इसी चीज का रोना है। आज तक जितने फैसले हुए, क्या वजीर खजाना वो अपनी मर्जी से अपने विजन का बंदा लेके आए? तहरीक इंसाफ के अंदर कोई माहिर मुआशियात नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने कारोबार जिंदगी चलाया हो, अपना बनाया हो। ये मांग मांग के क्यों से ला रहे? शाह साहब, आप वजीर खजाना रहे, कौन बंदे अपॉइंट करता है जी पाकिस्तान में? कह रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं आ रही हूँ जाफर साहब, आपके पास वापस आ रही हूँ। ये नुक्ता रह जाएगा, मैं जरा पूछ लूं, मैं आ रही हूँ आपके पास वापस। जी जी शाह साहब। रजा बाकिर साहब उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना मैं हूँ, जितनी आप हैं, जितने हम ये सब पैनलिस्ट बैठे हैं। लाहौर में वो पैदा हुए हैं, एचएसएन कॉलेज में उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, उन्होंने PhD मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में की है बर्कले से। जाफर साहब जी ठीक है, जाफर साहब वो कह रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी हैं। वो कहना कि ये कोई इंपोर्ट हमने कहीं से कर लिया है इनको, तो ये तो ज्यादती है ना। ये एक किस्म की, हमें भी एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं। जो अगर ठीक है उनकी शाह साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि कोई क्वालिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, वो केपेबल हैं, इस ओहदे के अहल हैं। जी जाफर साहब, बात मुकम्मल करें। पहली बात ये कही सलमान शाह साहब ने कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक ब्यूरोक्रेट को लगाया, ब्यूरोक्रेट ने बेहतरीन अंदाज में चलाया। कहीं आपको कोई पाकिस्तान का कारोबारी तबका, आपकी GDP, आपके एक्सपोर्ट, आपकी इंपोर्ट, आपकी स्टॉक एक्सचेंज, आपके डॉलर का रेट, हर चीज बेहतरीन चली। अब अगर एक नालायक शख्स आया जिसने कर्जे भी बढ़ा दिए, जिसने सारे महकमों का और सारे इदारों का सत्यानाश कर दिया, जिसकी अपनी कोई ना पॉलिटिकल सोच है, ना कोई मुआशी सोच है, कोई एजेंडा नहीं है, उसका जो खराब किया हुआ काम है सारा, वो हमारे ऊपर, हमारे वज़ीर खजाना और हमारे गवर्नर स्टेट बैंक के ऊपर तो ना लगाइए। मैं बड़े अदब से शाह साहब को अर्ज करूंगा, मैं खुद नॉर्वे में रहा हूं और मेहनत मजदूरी करता रहा हूं। मेरे पास नॉर्वे का रेजिडेंट परमिट था, मुझे सहूलत थी कि मैं वहां जाके बहुत सारी चीजें अवेल कर सकूं। मैंने सियासत में आने के बाद उसे सरेंडर किया, मैंने उसे खत्म किया, ताकि मैं इस पाकिस्तान, ये ना हो कि मुझे कोई जरूरत पड़े और मैं मुल्क से भाग के वहां पहुंच जाऊं और बाकी लोगों को बैठ के यहाँ मैं दरस तदरीस करता रहूं कि पाकिस्तान को जो है ये कर्ज लगाना है, बिजली बढ़ानी है। मतलब जिसकी अपनी डॉलरों के अंदर तनख्वाह है, जिसके अपने घर का भी सारा कुछ जो है वो हुकूमत ने देना है, वो बैठ के ये कर रहा है कि नहीं जी गरीब का जो है। अच्छा, वो जाफर साहब जरा इस पॉइंट पे रुकिएगा। आप कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको छोड़ा जा सकता है और इजी है। खान साहब इस बात के बड़े खिलाफ भी थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जुल्फिकार साहब से और शाह साहब से इस पे बात करेंगे कि अब हुकूमत के लिए चैलेंज बढ़ कितना गया है इस मिनी बजट पास होने के बाद। ये हुकूमत की कामयाबी है या हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है? ब्रेक के बाद। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हम कर रहे हैं, मिनी बजट तो पास हो गया, लेकिन क्या हुकूमत ने अपनी कामयाबी का जो सबूत दिया है, इस कामयाबी को ये भी समझा जाए कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है? तो पहले तो जुल्फिकार साहब आप बताइए, क्योंकि आपकी जमात बहुत अरसे से ये कह रही थी कि हम इन हाउस तब्दीली चाहते हैं, अगर मिलकर अपोजिशन जो है वो चले। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हो रही है, लेकिन नून के अंदर जो सीनियर लीडरशिप है वो कहती है कि यहाँ पे कभी भी कदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं होती। पहले ही हम सुन रहे हैं कि लोगों को फ़ोन्स आते हैं और कॉलों की वजह से लोग इस तरह की चीज़ों में वोट देने आते हैं। तो कितने चांसेस हैं, आपको क्या इम्कानात लग रहे हैं कि
कामयाबी हो सकती है, अदम एतमाद का फैसला सारी पोजीशन मिलकर कर सकती है या नहीं कर सकती? देखिए, अभी आपने कहा कि हुकूमत कामयाब हो गई। मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि हुकूमत ने तो ये बिल पास कराने में, मिनी बजट पास कराने में कामयाबी तो हासिल करनी, पर ये मुल्क पाकिस्तान हार गया और इधर की आवाम हार गई। क्योंकि मिनी बजट पास हो गया, यहाँ पे योगर्ट, क्रीम, देसी घी, खाने पीने की अशिया, फार्मास्यूटिकल्स महंगी हो गई, और साथ ही 4 रुपये 30 पैसे बिजली महंगी हो गई, और फिर 6 रुपये पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, जिसकी हम बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं। और जो आप बात कह रही हैं कि सारी पार्टियां इकट्ठी होकर कोई इन हाउस चेंज करें, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो पहले भी उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था पीडीएम, और वो ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एनफ के पार्टीज़ की लीडरशिप के साथ बातचीत रहनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर उनका राब्ता रहता भी है। कोशिश उनकी पहले भी है, इन हाउस चेंज के लिए बिल्कुल ख्वाह हैं और पार्टियों के साथ बिल्कुल डायलॉग भी कर रहे हैं, बातचीत भी चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट कर दी हुई है 27 फरवरी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर रही है और हम इस्लामाबाद आएंगे इसी महंगाई के ख़िलाफ़, इसी कामयाबी पे जिसमें मिनी बजट हो गया है, पास हो गया है। हम ऐसी कामयाबी नहीं चाहते, हम अवाम की कामयाबी चाहते हैं, इस मुल्क की कामयाबी चाहते हैं जहाँ पे गरीब अवाम फले फूले, जहाँ पे गरीब अवाम को दबाया जाएगा, उसकी कमर तोड़ी जाएगी, फिर ये लॉन्ग मार्च होगी और उसमें हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी साथ शामिल करेंगे, उनको दावत देंगे और दावत देने जा रहे हैं। आप जो है वो लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे? जुल्फिकार साहब कह रहे हैं 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च है। एक लॉन्ग मार्च आपने भी अनाउंस किया था कुछ दिन पहले, पीपल्स पार्टी अपना रास्ता और फैसला बदल गई थी। देखिए तंजीला, सियासी जमातों में मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत होती है और जो मिनिमम कंसेंसस बनता है, जिन मामलात पर पॉलिटिकल लीडरशिप अपने अपने मंसूब के ऊपर रहती है, वो मामलात मिलकर सर अंजाम दिए जाते हैं। और ये प्रैक्टिस सिर्फ ये नहीं है कि अपोजिशन पार्टीज ही आपस में इकट्ठी होती हैं। बहुत सारे मामलात में पिछले 5 साल 2013 से 18 मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामान के अंदर मौजूद तमाम जमातों को जो नेशनल इश्यूज थे मुशावरत के लिए इकट्ठा किया, उन पे कंसेंसस हुआ और सबको लेके चले। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, पीपल्स पार्टी अगर दावत देगी तो भी हम बात सुनने और जाने के लिए तैयार हैं, और हमने किसी मौजू पे कोई ऐसी तजवीज दी और बुलाया तो बाकी पार्टीज भी साथ शामिल होंगी। तो क्या आप भी उम्मीदवार हैं? कहा जा रहा है कि माइनस इमरान फॉर्मूला, इस्लामाबाद की अफवाहों में एक ये टर्म नई अब कॉइन की जा रही है, पीटीआई के अंदर से एक नई लीडरशिप। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए इम्कानात रोशन हो रहे हैं इक़्तिदार में वापस आने के या नहीं? देखिए, ये जो अल्फाज आपके आखिरी आपने जुमला बोला, इम्कानात रोशन हो रहे हैं इक़्तिदार में आने के लिए। इक़्तिदार में मियां नवाज शरीफ 3 दफा पहले आए बतौर वजीर आज़म, बतौर वजीर आला पंजाब भी काम किया, शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आला पंजाब किया। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहली दफा हम देखने जा रहे हैं या देखेंगे। बतौर सियासी कारकुन, बतौर एक पाकिस्तानी, मुझे ये जायजा लेना है कि मेरे शबो रोज जो है वो पिछले दौरे हुकूमत में बेहतर बसर होते थे, और अब बतौर पाकिस्तानी आप भी इस चीज से नबरदार मां हैं, सलमान शाह साहब भी और जो है जुल्फिकार बदर साहब भी, और हर आपके ये सेट के गिर्द जितने लोग हैं वो सब भी गुजर बसर अपनी देखते हैं कैसे होती है, किस दौर में बेहतर होती है। ठीक है सलमान शाह साहब, जाफर साहब कह रहे हैं गुजर बसर मुश्किल होती जा रही है। जाफर साहब, मुझे ब्रेक की तरफ क्योंकि जाना, मैं शाह साहब से पॉइंट उनका ले लूं। और शाह साहब, परवेज खटक साहब की तल्ख कलामी पे पूरा अफसाना बन गया और ऐसे लगने लगा है कि जो खबरें हैं पीटीआई के अंदर भी इमरान खान की परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी लोग नाखुश हैं। आप समझते हैं कि ये जो तल्ख कलामी थी या एक जुमला था या नोक झोंक थी, उसका यही मतलब लिया जाए? जी, इसमें मैं आपको पहले तो जाफर साहब की एक पहले बात का मैं जवाब दे दूं कि जो इसहाक डार साहब की मैनेजमेंट थी इकोनॉमी की, उसको मिफ्ता इस्माइल साहब ने आके बिल्कुल डिमोलिश कर दिया था और उनकी पॉलिसीज़ को उन्होंने रिवर्स कर दिया था और कहा था कि बहुत ये
डेंजरस जगह पे हमें ले आए हैं। उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट में शमशाद अख्तर साहिबा फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी। उन्होंने भी कह दिया था कि अब आईएमएफ के पास जाने के अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। सो ये कहना कि जी वो सडनली 2018 के बाद ये मसले खड़े हुए हैं, ये बात नहीं है, ये पहले ही शुरू हो चुका था। और मिफ्ता इस्माइल जो इनकी पार्टी में है और फिर शमशाद अख्तर जो फाइनेंस केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, उनकी स्टेटमेंट्स भी आप सारी देख लें। अब इस सारी चीज में ये आईएमएफ प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। और पाकिस्तान को अगर हमने बचा लिया एक डिफॉल्ट से, तो वो आईएमएफ प्रोग्राम के जरिए ही है, क्योंकि जो कर्जे हैं आपके ऊपर $100 अरब के बैरूने मुल्क कर्जे जो हैं वो आपकी इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये जो है ये तोहफा जो कर्जों का तोहफा है, ये इसाक डार साहब की मैनेजमेंट का तोहफा है। हर साल आपको $15 अरब तकरीबन फॉरेन करेंसी में रीफाइनेंसिंग की जरूरत है। शाह साहब, अगर आप यहाँ मुझे इजाजत दें कथा कलामी की, यहीं से मैं वापस गुफ्तगू को जोड़ूंगी। आप कह रहे हैं कि ये तोहफा जो बैरूनी कर्जों का है ये इसाक डार साहब का है। नून लीग कहती है और आज़ादुश्शुमार भी ये कहते हैं कि पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में कहीं ज़्यादा और कई जो शरह सूद और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कर्जे ले लिए। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी वापस आके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त वो भी अंडर क्वेश्चन है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए जी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। शाह साहब, बगैर किसी तमहीद के आपको लगता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा है? आपकी सियासी सोच कैसे देखती है हालात को? जितनी पुरजोश इस वक्त हमें अपोजिशन नज़र आ रही है और फिर खान साहब के अपने दोस्त जो नाराज़ नज़र आते हैं, उसकी वजह से ज़रा उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है। देखिए, इस वक्त तो ऑब्जेक्टिव है कि सबसे ज़्यादा इक्तिसादी रिफॉर्म्स की जाएं ताकि ये जो हमारा डेट ट्रैप है, कर्जों का जाल है, इससे हम निकल सकें और इकोनॉमी को एक सही सिमत में लगा सकें। और ये अगले 2 साल में बेशुमार रिफॉर्म्स एजेंडाज आ रहे हैं, डीरेगुलेट करने की इकोनॉमी को, इन्वेस्टमेंट को आगे लेके चलने की, और ये जो 4% की ग्रोथ है इसको बढ़ाने के लिए। इस वक्त हमारे तमाम बैंक्स जो हैं उनके पास बड़ी अच्छी लिक्विडिटी है, उनके अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं, तमाम बिजनेस। पॉलिटिकली खान साहब आपको सेफ नजर आते हैं, सेफ जोन में? आई नो यू हैव टू गो, सिर्फ मैं ये जानना चाह रही हूँ, पॉलिटिकली यू थिंक ही इज इन सेफ जोन? जी, अपने 2 साल तो डेफिनेटली वो मुकम्मल करेंगे। उसके बाद इलेक्शन में अगर परफॉर्मेंस अवाम ने देखी कि ठीक है तो उसके बाद फिर अगला मैंडेट भी आप कह रहे हैं कि अभी वो सेफ जोन में। सो जो मार्च की बात है, जाफर इकबाल साहब, शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। आई नो कि यू हैव टू गो, लेकिन जाफर साहब आपकी तरफ में शाह साहब का पॉइंट लेके आ रही है। वो कह रहे हैं जी कि 2 साल तो डेफिनेटली मुकम्मल करेंगे। देखिए तंजीला, इमरान खान हो, उस्मान बुज़दार हो, अब्दुल कदूस बजीजो हों, महमूद खान हों, इनको कोई खतरा नहीं है, इनकी हुकूमतों को कोई खतरा नहीं है, ये बिल्कुल महफूज हाथों में है। ये रिमोट कंट्रोल हैं, भला जो रिमोट कंट्रोल से चीज चल रही हो उसे भी कोई खतरा होता है? उसे चलाने वाला तो बड़े एहसन तरीके से चलाता है, अपनी जरूरत के मुताबिक उसकी स्पीड बनाता है, हालात के मुताबिक उसे लेके चलता है, जब उसकी जरूरत ना हो उसे रोक देता है। इनको क्या खतरा होगा? खतरा हमेशा उस चीज को होता है जो पावर कॉरिडोर्स को चैलेंज करे। खतरा हमेशा उस शख्स को होता है जो अपनी सोच रखता हो। खतरा हमेशा उस शख्स को इस मुल्क में रहा है जो अवाम की सोच और पाकिस्तान की बात करता हो। अब आप अदम एतमाद करेंगे तो क्या चांसेस हैं? मतलब हम कई दफा सुन चुके, सेनेट में इलेक्शन में हमने देख लिया, हफीज शेख साहब के इलेक्शन में हमने देख लिया, क्या होगा? मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत पहले ये कहा था कि ये अपने वजन से गिरेंगे। हमारे पास अदम एतमाद के लिए तादाद पूरी नहीं है, हमारे पास सूबा पंजाब में नहीं है, मरकज में भी नहीं है। और असूलन ये होता है जब किसी से हुकूमत न चल रही हो, जब कोई अपने मंशूर के ऊपर अमल करने से कासिर हो, फेल हो गया हो,
मुल्क की हालात ना ठीक है, संभाले जा लास्ट रहे हैं। मिनट है, मैं जरा जुल्फिकार से भी बात कर लूं। आपने कहा कि अपने वजन से गिरेंगे, आप लोग इस चीज का इंतजार करेंगे। सो जुल्फिकार साहब, आपको क्या लगता है, आप लोगों ने तो मार्च की कॉल दे दी, मार्च धरने में बदलेगा या सिर्फ मार्च होगा? जाके लगा दें पार्लियामान को, ना देखिए लगाना चाहते हैं। ये जो शाह साहब बात करके, जी जी जी, बोलें बोलें। जी ये जो शाह साहब ने बात की थी ना कि 2 साल पूरे करेंगे, खान साहब ज़रूर 2 साल पूरे करें, लेकिन अवाम जो थोड़ी बहुत बची कुची अवाम की साख बच गई है वो भी अवाम ख़त्म हो जाएंगे। इस महंगाई ने वैसे ही, आप देखें कि जाफ़र इकबाल साहब ने एक बात की थी कि आप देखें कि आपका मेयार ज़िंदगी कैसा है, आपका गुज़र बसर कैसा हो रहा है। खान साहब तो कहते थे IMF के पास जाएंगे ही नहीं, फांसी चढ़ जाएंगे और ये जो भीख नहीं मांगेंगे। आप उनकी सारी गुफ्तगू तो सुने, जब गवर्नमेंट में आने से पहले वो क्या बात करते थे और आज वो क्या बात करते हैं। ये उनकी नाकाम पॉलिसियां इसी वजह से हैं कि खान साहब के पास ना विजन है, ना कम्पिटेंसी है और ना उनके पास कोई टीम मेंबर अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वुज़रा हैं, वो काबिल लोग ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर इस तरह की मामलात हैं कि वो कई दफ़ा वुज़रा रह चुके हैं लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं दे बिल्कुल ठीक है, सके। जुल्फिकार बदर तो ये साहब। जो और हमारी मार्च है, ये मार्च हमारी इसी वजह से है कि हमने खान साहब की हुकूमत को घर भेजना है और ठीक है जी, महंगाई से मार्च लोगों में को मार्च है जी, छुटकारा और हासिल खान साहब की कराना है। हुकूमत को घर भेजने के लिए मार्च करी पीपल्स पार्टी दीगर जमातों को भी बुलाएगी। आने वाले चंद महीने अहम हैं। खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि 3 महीने बड़े अहम है। देखते हैं क्या पेशरफ्त होती है और अपोजिशन किसी 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर राजी होती है और कोई ऐसा लाएअमल तरतीब पाता है जिसके नताइज भी निकलते हुए हमें नजर आए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज।